किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सीहोर में सेवा पखवाड़ा के तहत जनसभा से किया संबोधन। शिवराज ने कहा, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत हाट, ठेला, फल, सब्जी और छोटे दुकानदारों को मिलेंगे 15,000 रुपये। जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ आकांक्षी कृषि जिला घोषित। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शिवराज सिंह चौहान को दिया धन्यवाद। PMDDKY योजना का उद्देश्य देश में कृषि उत्पादकता बढ़ाना। नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का समापन। पशुपालन और डेयरी विभाग की सफल भागीदारी दर्ज। निवेश संभावना और भविष्य के सहयोग पर हुआ संवाद। मौसम विभाग ने आज सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। असम जबकि मेघालय, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना। समाचार अब विस्तार से। मध्य प्रदेश के जिला सीहोर के बुधनी सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने जनसभा से संबोधित होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स योजना के अंतर्गत हाट, ठेला, फल, सब्जी और छोटे दुकानदारों को अब 15,000 मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना का आदर्श क्रियान्वयन हो, इसके लिए सभी नगर पंचायतों में रजिस्ट्रेशन शुरू किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि दलहन की ज़्यादा उत्पादन वाली किस्में तैयार करें। दलहन की तरफ किसान फिर से आए, इसके लिए कई सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत अब 15,000 रुपया मिलेंगे काम धंधे के लिए। हाथ, ठेला, फल, सब्जी, छोटे मोटे सामान के लिए बिना गारंटी के, बिना ब्याज के 15,000 रुपया। और वो 15,000 धीरे धीरे वापस करोगे तो फिर 25,000 मिलेंगे, और वो 25,000 वापस करोगे तो फिर 50,000 मिलेंगे, ताकि छोटा व्यवसाय करने वालों के पास पैसे की कमी ना रहे, धन की कमी ना रहे। रोजी सबकी चल जाए। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 25 से 28 सितंबर तक आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का समापन हुआ। इस अवसर पर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत आने वाले पशुपालन और डेयरी विभाग ने भाग लिया। इस क्षेत्र से जुड़े 15 स्टार्टअप एकत्रित हुए जो पशुधन आधारित डेयरी उत्पादों से लेकर क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकी प्रगति तक के उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित कर रही हैं। मंडप में कई स्टार्टअप के लाइव प्रदर्शन और विशेष रूप से डिजाइन किया गया सेल्फी पॉइंट शामिल था, जिसको लेकर लोगों में जबरदस्त आकर्षण देखा गया। इस मंडप में सरकार की प्रमुख योजनाओं, नई पहलों और तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित किया गया। पशुपालन और डेयरी विभाग ने CEO गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और उद्योग जगत के नेताओं के साथ क्षेत्रीय अवसरों और नीतिगत समर्थन पर विचार विमर्श किया। इस मंडप में उद्यमियों, नव प्रवर्तकों, नीति निर्माताओं के साथ साथ विदेशी प्रतिनिधियों को भी उत्साहपूर्ण भागीदारी दिखाई गई। भारत के पशुधन और डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए सरकारी योजनाओं, निवेश संभावनाओं और भविष्य के सहयोग पर संवाद के लिए एक मंच के रूप में भी इसने कार्य किया। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत आकांक्षी कृषि जिला घोषित किए जाने पर सोमवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया। डॉक्टर सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत चुने गए 100 आकांक्षी कृषि जिलों में किश्तवाड़ को आकांक्षी कृषि जिला के रूप में नामित किया गया है। इसके लिए वह चौहान को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उन्होंने आगे लिखा, मुझे विश्वास है कि इससे कृषि को बढ़ावा मिलेगा और इस दूर दराज क्षेत्र में कृषि उद्यमियों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा। भद्रवाह की बहुप्रशंसित बैगनी क्रांति के तुरंत बाद ये पहल
पूर्ववर्ती डोडा जिले क्षेत्र से एक और बड़ी कृषि पहल होने का वादा करती है। गौरतलब है कि PMDDKY का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और दीर्घकालिक और अल्पकालिक कर्ज की उपलब्धता को सुगम बनाना है। ये योजना कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और अन्य संबंधित मंत्रालयों और विभागों की मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करके और राज्यों के साथ साझेदारी में चयनित जिलों में पहचाने गए सभी अंतरालों को सक्रिय रूप से दूर करेगी। बैगनी क्रांति मुख्य रूप से लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने से संबंधित है, जिसे केंद्र सरकार ने अरोमा मिशन के तहत जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में शुरू किया है। रोम में FAO की 2 वैश्विक सम्मेलन में सतत पशुधन परिवर्तन पर केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने संबोधन किया। इस मौके पर उन्होंने भारत के डेयरी और पशुधन नेतृत्व पर प्रकाश डाला। उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय सत्र में रंजन सिंह ने भारत की किसान केंद्रित पहलों, नवाचारों और परिवर्तनों पर प्रकाश डाला, जो देश में पशुधन और डेयरी क्षेत्र में समावेशी विकास को गति दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पशुधन क्षेत्र ने हाल के वर्षों में 12.77% की प्रभावशाली CAGR दर्ज की है, जो कृषि सकल मूल्य वर्धन GVA में 31% और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5.5% का योगदान देता है। श्री सिंह ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, जिसका वार्षिक उत्पादन 239 मिलियन टन है और वैश्विक उत्पादन में लगभग 25% योगदान है। भारत अंडों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और भैंस के मांस का एक प्रमुख निर्यातक भी है। India is honored to serve as the first vice chair in the subcommittee established on livestock. Excellencies, under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, India has implemented a series of transformative and inclusive initiatives aimed at ensuring food security, improving nutritional outcomes, strengthening livelihoods, and eradicating poverty. मौसम विभाग ने आज सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा में तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और राजस्थान में अगले 2-3 दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना है। और हरियाणा सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य में खरीफ सीजन 2025-26 के दौरान बाजरे की खरीद को 1 अक्टूबर के बजाय 23 सितंबर से शुरू कर दिया है। राज्य में बाजरे की खरीद हेतु 92 मंडियां और खरीद केंद्र खोले गए हैं। राज्य में बाजरे की खरीद हैफेड एवं हरियाणा राज्य भंडारण निगम खरीद संस्था द्वारा की जा रही है। इस वर्ष प्रदेश के 5,06,313 किसानों द्वारा बाजरे के लिए पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया गया है। भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत किसानों को बाजरे के लिए 575 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सीधे बैंक खातों में दिया जाएगा, जिससे किसानों को प्रति क्विंटल भारत सरकार द्वारा निर्धारित बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,775 रुपये की अदायगी होगी। गौरतलब है कि पहले ये राशि 2150 रुपये प्रति क्विंटल थी। भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत 625 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों के खातों में स्थानांतरित किए गए। इसके अलावा निजी व्यापारियों द्वारा राज्य के किसानों से ई खरीद माध्यम से बाजरे की खरीद 2200 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक किसी भी दर पर खरीदा जाता है, तो उस स्थिति में भी सरकार किसानों को भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत निर्धारित 575 रुपये प्रति क्विंटल राशि का भुगतान करेगी। और किसानों को धान फसल का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान्य क्रय नीति को मंजूर किया है। गौरतलब है कि कॉमन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,369 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य 2,379 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जिसमें पिछले वर्ष के सापेक्ष 69 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 3% की वृद्धि की गई है।
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत धान क्रय अवधि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। खरीद केंद्र सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा समय में परिवर्तन किया जा सकता है। खाद्य विभाग की विपणन शाखा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद एवं भारतीय खाद्य निगम को धान खरीद का काम सौंपा गया है। किसानों से धान की खरीद कंप्यूटराइज्ड आधार कार्ड के आधार पर की जाएगी। रेवेन्यू रिकॉर्ड के माध्यम से कृषकों द्वारा बोए गए रकबे का सत्यापन भी किया जाएगा। बिहार सरकार के प्रयासों से पिछले 19 वर्षों में खाद्य अन्न का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। खाद्य अन्न में उल्लेखनीय प्रगति के लिए केंद्र सरकार ने बिहार को कुल 5 कृषि क्रमण पुरस्कार प्रदान किए हैं। राज्य के कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक वर्ष 2004-05 में कुल खाद्य अन्न उत्पादन 79.06 लाख मीट्रिक टन था, जो बढ़कर 2023-24 में 231.15 लाख मीट्रिक टन हो गया है। इस प्रकार खाद्य अन्न उत्पादन में 1992.37% की उल्लेखनीय वृद्धि भी दर्ज की गई है। वहीं वर्ष 2004-05 में चावल का उत्पादन 26.25 लाख मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 95.23 लाख मीट्रिक टन हो गया है। इस प्रकार चावल के उत्पादन में 262.78% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2004-05 में गेहूं का उत्पादन 32.79 लाख मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 73.07 लाख मीट्रिक टन हो गया है। इसी प्रकार गेहूं के उत्पादन में 122.84% की वृद्धि हुई है। 293% की वृद्धि हुई है। एथेनॉल उत्पादन नीति के कारण मक्का के क्षेत्र में भी विस्तार हुआ है। वर्ष 2004-05 से पहले मक्का का रकबा 6.27 लाख हेक्टेयर था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 9.55 लाख हेक्टेयर हो गया है। भारत सरकार ने बिहार को कुल 5 कृषि क्रमण पुरस्कार प्रदान किए हैं। और केंद्र सरकार ने जीएसटी सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए देशवासियों को राहत देने के साथ साथ खेती किसानी से जुड़े सामानों पर भी टैक्स की दरों को कम करके किसानों के जीवन में बेहतरी लाने का काम किया है। किसानों के जीवन पर इसके सकारात्मक प्रभाव पर हमारे सहयोगी शमीम अख्तर ने प्रोफेसर के.जी. सुरेश से बात की। जीएसटी दरों में कमी करके केंद्र सरकार ने तमाम देशवासियों को दिवाली का तोहफा दिया है और इससे हमारे किसान भाइयों के चेहरे खिल उठे हैं। हमारे किसान भाई इससे अधिक से अधिक लाभ कैसे प्राप्त करें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर के.जी. सुरेश। किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा दीपावली का उपहार है। चाहे वो ट्रैक्टर के दामों में कमी हो, चाहे वो इरिगेशन का जो मैकेनिज़्म है उसमें कमी हो, या पेस्टिसाइड्स में जो आप इस्तेमाल करते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स को बढ़ाने की बात हुई हो, ताकि जो उर्वरक है हमारे, उससे जो है हमारे किसानों को ही नहीं अपितु हमारे जो खाद्यान्न है उसको भी नुकसान ना पहुंचे, लोगों को उसका फ़ायदा मिले। मैं समझता हूं कि चौतरफा फ़ायदा इस जीएसटी को घटाने से होने वाला है। कृषि इनपुट जैसे बीज हैं, उर्वरक हैं और आपने बताया कि कीटनाशक हैं, इसके दामों में कमी आएगी तो इससे उत्पादन लागत में भी कमी आएगी, तो इससे किसान कितना बेहतर हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आज सबसे ज़्यादा किसान जो ऋण लेता है वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए लेता है, लेकिन जब उसके दाम में कमी आएगी, और आज तो बहुत सारे आज सरकार द्वारा इंश्योरेंस स्कीम और बहुत सारे फैसिलिटीज़ जो है वो दिया गया है, किसान क्रेडिट दिया गया है। अब उसके लिए जो है जब दाम भी घट गया है तो किसानी अब लाभदायक हो, किसान को ये लगना चाहिए जिसको कि उसको लागत का जो है उसका मूल्य मिले। तो लागत में जब कमी होगी तो निश्चित ही जो है उसको जो है उसका मुनाफा मिलेगा, उसको लाभ मिलेगा। मैं समझता हूँ कि इसका लाभ जो बी कल्चर में जो जा रहे हैं, जो आपके एक्वा कल्चर में जो जा रहे हैं, इन सभी को जो है इसका लाभ मिलेगा। तो कृषि उत्पादन है उसमें जो प्रोसेसिंग होता है जैसे डब्बा बंद और दूसरी चीज़ें हैं, उससे ये कितना फ़ायदा होने वाला है? नहीं, निश्चित ही देखिए प्रोसेसिंग का भी जो है, अगर आप देखेंगे प्रोसेस्ड फूड्स का भी जो है रेट्स कम कर दिए गए हैं, तो
इससे जो है ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ेगी और ज़्यादा जितना उपभोक्ताओं से इसका डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, तो उतना ही जो है मैं समझता हूँ कि उसका लाभ उन तक पहुँचेगा। अच्छा सर, सरकार का जो ये तोहफ़ा है इसकी जानकारी तमाम किसानों तक पहुँचे तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? मीडिया की तो अहम भूमिका है ही, और इसमें मात्र दूरदर्शन और आकाशवाणी का ही नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो हमारे निजी चैनल हैं, जितने डिजिटल वाले चैनल चलाते हैं, मैं तो उनसे भी करबंद प्रार्थना करूँगा कि इतना महत्वपूर्ण जो किसान के जीवन को बदल सकता है उस पर जो है उनको निश्चित ही ये जन जन तक पहुँचाने का काम है। अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी इसे पहुँचाने की ज़रूरत है। बाकी राज्य सरकार के जितने विभाग हैं, जितने भी हमारे कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विकास केंद्र हैं, इन सब को जो है पंचायत स्तर से लेकर जो है हमको इसे व्यापक इसको लेकर सूचना हमें पहुंचाने की ज़रूरत है। तो ये थे प्रोफेसर केजी सुरेश जो हमें बता रहे थे कि इसकी जानकारी तमाम किसान भाइयों तक पहुंचनी चाहिए ताकि वो इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। किसान समाचार के लिए कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ मैं शमीम अख्तर, दिल्ली। और आइए अब किसान समाचार में जानते हैं देश में मंडी भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में टमाटर के भाव में उठापटक देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदों में तेजी का रुख रहा। यहां 27 सितंबर को टमाटर का भाव था 1500 रुपए। 29 सितंबर को इसके सौदे 500 रुपए उछलकर 2000 रुपए पर हुए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भी टमाटर का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। 27 सितंबर को टमाटर का भाव रहा 2500 रुपए। 29 सितंबर को इसके भाव में 200 रुपए की बढ़त हुई और भाव 2700 रुपए हो गया। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में टमाटर का कारोबार भारी गिरावट के साथ हुआ। यहां 29 सितंबर को टमाटर का भाव 300 रुपए टूटकर 2500 रुपए से 2200 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहां की संभल मंडी में टमाटर के सौदों में नरमी देखने को मिली। 27 सितंबर को टमाटर का भाव रहा 2300 रुपए, जो कि 29 सितंबर को 50 रुपए गिरकर 2250 रुपए रह गया। भारत में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। देश के 7 राज्य ऐसे हैं जो मिलकर कुल टमाटर उत्पादन का करीब 75% हिस्सा देते हैं। आंध्र प्रदेश टमाटर उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ देश की कुल टमाटर पैदावार का लगभग 17% उत्पादन होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल टमाटर की खेती में प्रमुख हैं। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में 207.57 लाख टमाटर की पैदावार होने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल यानी 2023-24 में यह पैदावार करीब 213.23 लाख टन रही थी। इसका मतलब है कि इस बार टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घटती पैदावार का असर टमाटर की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिला, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। एग्मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में सरसों के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहां 27 सितंबर को सरसों का भाव 6355 रुपए था। 29 सितंबर को इसमें 279 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6076 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में तेजी का रुख रहा। यहां 27 सितंबर को सरसों 6560 रुपए क्विंटल पर बिकी थी, जो 29 सितंबर को 190 रुपए चढ़कर भाव 6750 रुपए क्विंटल हो गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी 29 सितंबर को सरसों का भाव 30 रुपए चढ़कर 6590 रुपए से 6620 रुपए हो गया। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में बीते 2 दिन यानी 27 और 29 सितंबर को सरसों का भाव 6150 रुपए क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2024-25 के दौरान 126 लाख 6,000 टन रबी सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 132 लाख 59,000 टन थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2024-25 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 426 लाख 9,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 396 लाख 69,000 टन रही थी।
और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश के निमाड़ घाटी इलाके में सोयाबीन की कटाई का काम करें। यहां के गिर्द क्षेत्र में साफ मौसम के दौरान बाजरे की कटाई करें। कटाई के बाद फसल को सुरक्षित स्थान पर रखना जरूरी है। राजस्थान में खरीफ की तैयार फसलों की कटाई करें। यहां के किसान उड़द, मूंग, मोठ और अन्य तैयार फसलों की कटाई समय पर कर लें। खेतों में मौजूद पर्याप्त नमी का सही इस्तेमाल करते हुए राजस्थान के किसान इन दिनों चने और तारामीरा की बुवाई का काम कर सकते हैं। राजस्थान में मध्य अवधि वाली फूल गोभी की नर्सरी बोने का काम भी कर सकते हैं। मध्य गुजरात में बाजरे की कटाई का काम करें। दक्षिणी गुजरात के किसान बागानों में पौधों को सहारा देने का काम करें। सब्जियों के पौधों को गिरने से बचाने के लिए बांधने या सहारा देने की जरूरत है। इसी तरह दक्षिणी गुजरात में बारिश और तेज हवाओं संभावित इलाकों में गन्ने के पौधों को गिरने से बचाएं। खरीफ की धान, गन्ने और सब्जियों के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। ओडिशा में पपीते और केले के पौधों को टूटने से बचाने के लिए सहारा दें। यहाँ के उत्तर मध्य पठारी क्षेत्र में धान, मक्का और सब्जियों के खेतों में फालतू पानी जमा न होने दें। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में मक्का के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। संबलपुर और झारसुगुड़ा जिलों में मक्का, केला और सब्जियों के खेतों से फालतू पानी निकालें। ओडिशा के दक्षिण पूर्वी घाट इलाके में धान, मक्का, रागी, सब्जियों, अदरक और हल्दी के निचले खेतों में जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आलू बोते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना जरूरी है। खासकर बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें। बुआई से पहले बीज को 3% आर्गेनोम क्यूरल यौगिक 0.2% घोल में 30 मिनट तक उपचारित करें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार रखें। मसलन 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल के लिए 7 से 10 सिंचाई की जाती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बेहतर होगा कि बुआई से पहले मिट्टी की जांच करा लें। आलू के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश चाहिए। जब पौधों की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खरपतवार निकाल दें। आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये बीमारी पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगती है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। कृषि वैज्ञानिक की सलाह से इस बीमारी से बचने का उपाय करें। खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर विजय मल्होत्रा का निधन। उन्होंने 93 साल की उम्र में नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। मुंबई में शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन मुंबा देवी मंदिर में आरती की जा रही है। दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी है। पूरा देश इस समय दुर्गा माता के नव स्वरूपों की भक्ति में रमा नजर आ रहा है और इसी बीच गुजरात के कच्छ में नवरात्रि के दौरान गांधी धाम में गरबा समारोह का आयोजन किया गया। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ने लगी है। दिल्ली में आज भोजपुरी फिल्मों के लोकप्रिय गायक और अभिनेता पवन सिंह ने बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े और राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से अहम मुलाकात की। बीएसएफ ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने और अपराध पर नियंत्रण करने के लिए एक बड़ी पहल की है। सोमवार को बीएसएफ के मुख्यालय में निर्णय समर्थन प्रणाली का शुभारंभ किया गया।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।